वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच 13 जून 2024 को जो झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 1 to 5 का जो पेपर पूछा गया फ्रेंड्स, उसके लिए मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्वेश्चन लेके आया पीसीबी का। और ये आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यानी कि अगर आप लोग किसी भी पेपर का प्रिपरेशन करें, आई थिंक अगर आप लोग 6 to 8 का पेपर कर रहे हैं या फिर बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं 6 to 8 के लिए, तो उसके लिए काफ़ी रामबाण साबित होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए, क्योंकि अपडेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, धातुओं में प्रतिरोधकता होती है, कुचालकों में प्रतिरोधकता होती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ, प्रतिरोधकता धातुओं में जो होती है वह निम्न होती है। क्या होती है? निम्न होती है। और कुचालकों में क्या होती है? अधिक होती है। कुचालकों में क्या होगा? अधिक होता है। तो निम्न। सबसे ज्यादा जो प्रतिरोधकता होता है वह रबर का होता है। क्लियर है? और सबसे ज्यादा जो प्रतिरोधकता है वह रबर का होता है। सबसे कम जो होता है वह सिल्वर का होता है। सबसे कम किसका होता है? सिल्वर का होता है। और सबसे अच्छा जो चालक भी होता है वह सिल्वर होता है। याद रखिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। और आप लोगों को मैं बताता हूँ, धातु का जो प्रतिरोधकता होता है वह 10⁻⁻2 से लेकर, याद रखिएगा, 10⁻⁻2 से होता है 10⁻8 WM होता है। क्लियर है? इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सबस्टांस। 1 ग्राम पदार्थ की ऊर्जा समतुल्य है। तो 1 ग्राम जो, देखिए यहाँ पे 1 ग्राम जो पदार्थ होता है उसके लिए इक्विवेलेंट जो सबस्टांस होता है 9 × 10⁻13 जूल होता है। ये आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर होगा 9 × 10⁻13 जूल होगा। ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी में भी आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर को किस वर्ष भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो नील्स बोर। तो फ्रेंड्स नील्स बोर को याद रखेंगे, 1922 में, सन 1922 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन आप लोग का क्लास 9 के एनसीईआरटी से दिया गया, एनसीईआरटी बुक से दिया है। क्लियर है? तो आप लोग सर फ्रेंड्स एनसीईआरटी बुक को देख लीजिएगा। और नील्स बोर ने ही आप लोग को पीरियोडिक टेबल का नियम भी दिया था। पीरियोडिक टेबल के साथ साथ इन्होंने मोस्टली और इन्होंने दोनों मिलकर दिया था, जो कि 1913 में दिया था। क्लियर है? इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके अनुसार किसी कक्षा में अधिकतम 2n का इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, इन्होंने ये मेंशन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, देखिए, हु सजेस्टेड अ मॉडल ऑफ एटम्स एज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव मैटर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर पॉजिटिव, क्या लिख रहा है, पोजिशनाइड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी किसने कहा था धनात्मक पदार्थ पदार्थ के एक गोले के रूप में परमाणु का एक मॉडल किसने सुझाया जिसमें इलेक्ट्रॉन विद्युत स्थैतिक बलों द्वारा स्थित होते हैं? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आप लोग को जब भी विद्युत स्थैतिक के बारे में बोलेगा तो इसमें हमेशा याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने, देखिए याद रखिएगा, जे थॉमसन ने बोला था। ठीक है, अब मैं आप लोग को मेंशन कर देता हूँ, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बोलने जो स्टार्ट किया था जे थॉमसन ने बोला था। क्लियर है? याद रखें, सबसे पहले किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। क्लियर है? देखिए, एक था जे थॉमसन ने किया था, फिर उसके बाद गोल्डस्टीन ने किया था, और लास्ट में किया था किसने? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बोर ने किया था। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो नियम दे रहा था। चलिए नेक्स्ट रूल, तत्वों की वह अवधि में, देखिए, तत्वों की एक अवधि में बाएं से दाएं आवर्त सारणी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? तो देखिए, तत्वों में अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल बनाए होंगे, देखिए तत्वों में अगर एक, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पे लेता हूँ हाइड्रोजन लिया हूँ। के लिए यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग देखिए, मैं यहाँ सेकंड से मेंशन करता हूँ। यहाँ पे आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे बेरिलियम, आपका हाइड्रोजन बेरिलियम बोरॉन इस टाइप से है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे लिथियम है। क्लियर है? लिथियम के बाद सोडियम है। इस टाइप से अगर मेंशन करते हैं, क्या बोला, तत्वों की एक अवधि में बाएं से दाएं आवर्त सारणी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? तो बाएं से दाएं अगर जाता है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा इंक्रीज करता है। क्या होता है फ्रेंड्स? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? वो इंक्रीज करता है। ये याद रखेंगे आप लोग। वैसे आप लोग पीरियोडिक टेबल से समझ सकते थे। ठीक है, तो इसका होगा इंक्रीज करता है। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वह फ्लोरीन का होता है। किसका होता है फ्रेंड्स? फ्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज्यादा जो होता है वह क्लोरीन का होता है। ये दोनों आप लोग मेंशन कर दिए और दोनों ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो बाएं से दाएं पे क्या होता है? इंक्रीज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड, यानी अध्रुवीय प्रकाश को ध्रुवीय प्रकाश में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए, ध्रुवीय प्रकाश को अध्रुवीय प्रकाश में बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। तो इससे राइट आंसर होगा पोलराइजेशन। क्लियर है? इसे ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? और ये ध्वनि में नहीं होता, ये याद रखिए, ध्वनि में नहीं होता है, केवल ये प्रकाश में होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप विच मिरर इज यूज, यानी प्रवर्तक दूरबीन में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो दूरबीन में फ्रेंड्स याद रखिएगा, हमेशा कॉनकेव मिरर का प्रयोग होता है, कॉनकेव। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो कॉनकेव मिरर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉनकेव मिरर का प्रयोग होता है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑल डिस्टेंस आर मेजर। तो कार्टेशियन साइन के अकॉर्डिंग जो भी डिस्टेंस जो हमेशा मेजर करते हैं वो हमेशा दर्पण के ध्रुव से करते हैं। कोई भी डिस्टेंस जो मेजर करते हैं वो हमेशा दर्पण के ध्रुव से करते हैं। क्लियर है? मैं आप लोग को मेंशन कर, देखिए आप लोग अगर बनाए होंगे, देखिए ये है, तो इसमें जो ध्रुव होता है, देखिए यहाँ पी होता है ध्रुव, यहीं से हम लोग का मेंशन किया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट ट्रू अबाउट सेमी कंडक्टर। अर्धचालक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो अर्धचालक के बारे में बोल रहा, तो देखिए सबसे पहले बात है इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या लिखा, देखिए इस पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यानी देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ, यानी कि इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। किसमें? अर्धचालक में। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन सही है, ठीक है। और आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स अर्धचालक की संख्या कितना, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे अर्धचालक कितना है, सेमी कंडक्टर की संख्या कितना है। तो आप लोग को ऑल्सो मैं बताता हूँ सिलिकॉन एक सेमी कंडक्टर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या लिख रहा है, द रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर सेमी कंडक्टर एट अबाउट जीरो एज। तो परम शून्य पर शुद्ध अर्धचालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? तो ये फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा, ये इन्फिनेटली होता है, यानी कि ये अनंत होता है। परम शून्य पर शुद्ध अर्धचालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? अनंत होती है, यानी कि इन्फिनेटली बोलेंगे। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिविटी चार्ज पार्टिकल्स नो एज। तो कैथोड किरण जो होता है ऋणात्मक रूप में आवेशित कणों से बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? तो कैथोड रे जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉन। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन जो होता है वो इसको एनोड को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटॉप्स आर, आइसोटॉप्स के लिए कौन सा गुणधर्म समान होता है? देखिए आइसोटॉप, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन का आप लोग आइसोटॉप से मैं समझा दूं। देखिए आइसोटॉप्स उसे कहते हैं जिसका परमाणु संख्या सेम होता है, ठीक है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान डिफरेंस होता है, उसे हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप्स। देखिए ये तीनों में परमाणु संख्या क्या एक एक मेंशन किया गया है, लेकिन इसमें देखिए परमाणु द्रव्यमान क्या, इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें तीन है। तो इसमें याद रखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो रासायनिक गुण क्या होता है, ये रासायनिक गुण समान होता है, भौतिक गुण अलग अलग होता है। चलिए नेक्स्ट, ए क्यूरी इज इक्वल टू, तो ए क्यूरी जो बराबर होता है, ये जो होता है 3.7, ध्यान रखिएगा 3.7 इंटू 10⁻10 होता है। ए क्यूरी जो इक्वल होता है 3.7 इंटू 10⁻10 होता है। ये आप लोगों को क्लास 12 का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से लिया गया है, जिसमें डाई को फेरो में बदलने के लिए यूज किया था। क्लियर है? तो 3.7 इंटू 10⁻10 होता है। नेक्स्ट, यदि निर्वात में एक कूलॉम का आवेश उसी परिणाम के दूसरे आवेश से 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो यह परिणाम के विद्युत बल प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। तो इसमें आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, देखिए इसमें जो, हाँ तो फ्रेंड्स इसमें देखेंगे थोड़ा ऐप में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से आप लोग को वीडियो बीच में टूट जाता है। हाँ चलिए, तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताता हूँ, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। क्लियर है? तो इसका जो वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 होता है, 9 × 10⁻9। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी थर्ड हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक खोखले धातु के गोले को इस प्रकार चार्ज किया जाता है जिसकी सतह पर 80 विभव है। तो गोले का केंद्र पर विभव क्या होगा? तो गोले के केंद्र पर विभव जो होगा उसकी जो सतह पे होता है, तो यानी 80 है, तो ये भी क्या होगा? 80 होगा। ऑप्शन हो गया, हाँ बिल्कुल, तो 80 हो गया। इसका भी क्या होगा फ्रेंड्स? 80 वोल्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें आप लोगों को तापमान निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु इन्वेस्टेड द कंसेप्ट ऑफ फील्ड, क्षेत्र की अवधारणा का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए मैग्नेटिक क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो बोला था वह माइकल फैराडे ने कहा था, माइकल फैराडे ने कहा था, माइकल फैराडे ने कहा था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम अ स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी देखिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के मजबूत से कमजोर हिस्से की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है? यानी कि देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हेलो हेलो, हाँ हाँ, तो याद रखिए स्ट्रॉन्गर से वीकर जो जाता है वो हमेशा जाता है डाई मैग्नेटिक। क्या हो जाता है फ्रेंड्स? डाई मैग्नेटिक जाता है, डाई मैग्नेटिक जाता है, डाई मैग्नेटिक। तो इसका राइट आंसर डाई मैग्नेटिक होगा। हेलो, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर
ए होगा जो कि डायमैग्नेटिक है। तो ये आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, डायमैग्नेटिक होगा। क्लियर है? ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे 3 चुंबक होते हैं, एक होता है डाई होते हैं, एक फेरो होते हैं और एक पारा होते हैं। क्लियर है? तीनों के कंसेप्ट आप लोग को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या लिख रहा है, फेरो मैग्नेटिक्स इज सो बाय। तो लौह चुंबक किसके द्वारा दिखाया जाता है? तो लौह चुंबक देखिए 3 होते हैं, एक होता है देखिए आयरन, कोबाल्ट, निकेल, देखिए ये 3 होते हैं। तो ऑप्शन में कहीं है तो देखिए एफ ही आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इसको Fe3O4 जिसको मैग्नेटाइट कहते हैं, तो ये आपका लौह चुंबकीय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिख रहा है, आणविक ठोस का उदाहरण है। तो आणविक ठोस का यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो एग्जांपल होता है आप लोग जिसका यूज करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इज सुटेबल फॉर हियरिंग एड्स। तो कान के मशीन के लिए उपयोग क्या होता है? तो फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे कान के मशीन के लिए जो उपयोग जो मशीन होता है वह पारासेल होता है। उसमें क्या होता है? पारासेल होता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसाइल्स का निर्माण केवल एक विशेष तापमान के ऊपर होता है, जिसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो मिसाइल का निर्माण जिस तापमान पर होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्राफ्ट तापमान। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? क्राफ्ट तापमान। देखिए KRAFT टेम्परेचर, यानी क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं उसे, क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। एंड नेक्स्ट, कॉमनली यूज फॉर एंटीसेप्टिक डिटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस। आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एंटीसेप्टिक यानी डिटॉल, डेटॉल निम्नलिखित में किसका मिश्रण होता है? तो ये क्लास 12 में आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड्स। देखिए ये जो डिटॉल जो होता है वो क्लोरो, देखिए इसमें लिखा हुआ है, देखिए आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए क्या लिख रहा है, क्लोरोक्सीफेनॉल के साथ साथ टेरपिनॉल ये दोनों का होता है डिटॉल मिक्सर। ये क्वेश्चन आप लोग का पेपर में आ सकता है 6 to 8 में, क्योंकि सिलेबस में ये दिया हुआ है। तो क्लोरोक्सीनॉल और टेरपिनॉल का होता है ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 2,4,6 नाइट्रोफेनॉल को क्या बोलते हैं? तो देखिए 2,4,6 नाइट्रोफेनॉल, आप लोग अगर फेनॉल देखिए ये आप लोग का स्ट्रक्चर पता है, अगर इस टाइप से बनाते थे बेंजीन है, लेकिन अगर यहाँ पे देते हैं OH तो ये होता है फेनॉल होता है। ठीक है, अब देखिए 2 नाइट्रो, तो यानी कि 2 पे नाइट्रो हो गया, फिर बोला 4 पे भी नाइट्रो हो गया, यानी 2,4 नाइट्रो हो गया, और 6 पे भी नाइट्रो हो गया, यानी ये स्ट्रक्चर हो गया। तो फ्रेंड्स इसे हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड, इसे हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राइट आंसर हो गया पिक्रिक एसिड, यानी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल को हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड कहते हैं। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन काफी तगड़ा था अब तक जो हमें देखने में लगा। अगला क्वेश्चन, विच जर्मेनियम इज डॉट विथ फास्फोरस इज एन एग्जाम्पल फॉर विच एमोंग द फॉलोइंग। जब जर्मेनियम के साथ फास्फोरस मिलाया जाता है तो यह किसका उदाहरण है? देखिए आप लोग को मैं मेंशन कर देता हूँ इसके बारे में। देखिए सबसे पहले बात फ्रेंड्स, आप लोग सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़े होते हैं, एक होता है एन टाइप के होते हैं, एक होता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो देखिए पी टाइप में सेमीकंडक्टर में होल्स की मात्रा ज़्यादा होता है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा होता है। क्लियर है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसमें यानी ये एक होता है पी में, तो इसमें याद रखिएगा, इसमें यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इसमें जो डोपिंग होता है वह ग्रुप 14 एलिमेंट्स होता है। क्लियर है? और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है इसमें जो डोपिंग होता है ग्रुप 13 एलिमेंट होता है, उसके साथ साथ ग्रुप 15 एलिमेंट्स होता है। क्लियर है? अब आप लोग क्वेश्चन में ध्यान दीजिए क्या लिख रहा है, वेन जर्मेनियम इज डॉट विथ फास्फोरस। तो फास्फोरस को अगर आप लोग निकालते हैं तो फ्रेंड्स फास्फोरस को अगर आप लोग निकालते हैं तो ये अगर आएगा, देखिए फास्फोरस P15 होता है, तो इसको अगर तोड़िए 2, 8, 5 आ रहा, तो ये 5 में आ रहा, तो पाँचवा यानी 15 में आ जाएगा, तो पाँचवा यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में चल जाएगा। क्या चल गया ये? एन टाइप सेमीकंडक्टर में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटाइट इज एन ओर ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग। यानी मैग्नेटाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क होता है? तो मैग्नेटाइट अभी मैं मेंशन किया था, देखिए मैग्नेटाइट का सूत्र होता है फ्रेंड्स Fe3O4 हो गया, Fe3O4। और Fe किसका होता है? लोहा का होता है, यानी हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं लोहा, Fe। तो ये होता है Fe का हो गया, तो ऑप्शन नंबर ये हो गया। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज फैट सॉल्युबल विटामिन। तो देखिए विटामिन को 2 भाग में बांटा गया, एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है फ्रेंड्स वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल जो होता है वह BC होता है, और जो फैट सॉल्युबल होता है वह कीड़ा होता है। देखिए KADA, यानी कि देखिए जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है वह विटामिन B और C होता है, या फिर B के कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे और C को बोलेंगे। अब विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A ये होता है फैट सॉल्युबल होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए क्वेश्चन क्या हो रहा है, कौन सा वसा में घुलनशील है? तो क्या बोले KEDA, तो B खत्म, देखिए KEDA आप लोग लिख लीजिए आगे, KEDA वसा में हो रहा है। देखिए KEDA तो कीड़ा, ये कीड़ा जो होता है आपको वसा में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर के भी नहीं लिख रहा है, ई भी नहीं लिख रहा है, डी भी नहीं लिख रहा है, KEDA। हाँ, तो ऑप्शन नंबर केवल क्या होगा,
बी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी विटामिन डी। विटामिन डी जो वसा में घुलनशील होते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बीसी क्या होंगे? तो बीसी जो आपके हैं वो वाटर में घुलनशील होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज एन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यानी निम्नलिखित में से कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन है? तो कार्बन के एलोट्रॉप्स की कुल संख्या देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। एलोट्रॉप्स आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड्स, क्लास 10 का कंसेप्ट है ये। तो एलोट्रॉप्स यानी कार्बन के होते हैं। क्लियर है? जिसका रूप एक होता है। तो कार्बन के कुल 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। एक होता है आपका, देखिए आप लोग पढ़े होंगे, पहला होता है हीरा। क्या होता है फ्रेंड्स? हीरा। उसके बाद होता है आप लोग का ग्रेफाइट, जिसका हम लोग यूज करते हैं पेंसिल में। ठीक है, ग्रेफाइट। उसके बाद होता है फुलेरिन, जिसका स्ट्रक्चर होता है आपका किसके ऐसा होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, फुटबॉल की तरह। एक होता है पायरिन। क्या होता है फ्रेंड्स? फल की पायरिन, ग्रिफिन बोलते हैं, सॉरी ग्रिफिन बोलते हैं, मिस्टेक में हो गया था, ग्रिफिन। तो ग्रिफिन के बारे में ऑलरेडी आप लोग को पता होगा। अभी जो आप लोग मोबाइल से जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो उसका जो स्क्रीन है वह ग्रिफिन का बना होता है। तो ये चारों आपका ना कार्बन के एलोट्रॉप होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो क्या लिखा है? केवल डायमंड, केवल ग्रेफाइट, या दोनों? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों होते हैं। ठीक है, वैसे इसका चार मैं मेंशन कर दिया हूँ कौन कौन होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक क्षार धातु है? तो देखिए क्षार धातु कौन होते हैं मैं आप लोग को बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, H2O को अगर आप रिएक्शन करवाते हैं तो ये बताता हूँ, ये हेलो फ्रेंड, हेलो, तक। तो इसमें बोला ना कौन सा क्षार धातु है, क्या बोला फ्रेंड? इसमें कौन सा क्षार धातु है? तो देखिए क्षार धातु जो, देखिए पोटेशियम हो गया, ये आपका धातु हो गया। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें क्षार धातु होगा आप लोग का पोटेशियम होगा। क्या होगा? ये पोटेशियम। मैं आप लोग को एक ट्रिक से बताता हूँ। देखिए जो ग्रुप नंबर 1 में है, जो ग्रुप नंबर 1 में, यानी कि देखिए क्या बोलते हैं, हे ली ना करो रब से फरियाद, हे ली ना करो रब से फरियाद, फ्रांसियम और सीजियम। यानी कि देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, फिर हो गया यानी रोबेडियम, फ्रांसियम और सीजियम। ये सब होते हैं आपका ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को बोलते हैं अल्कली मेटल। और वही ग्रुप 2 को बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल, या जिसको बोलते हैं बेगम के सरबारे, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अस्केडियम, बेरियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 1 हो गया पोटेशियम। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर टेम्परेचर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तापमान के लिए सही नहीं है? तापमान से किसी वस्तु को गर्माहट और ठंडा का माप है, बिल्कुल होते हैं ये। और किसी वस्तु का तापमान आमतौर पर डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, बिल्कुल मापा जाता है। परम शून्य तापमान लगभग 273 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो फ़ारेनहाइट के बराबर नहीं होता फ्रेंड्स, ये केल्विन के बराबर होता है। तो ये गलत है, ये गलत है। तो बोला था सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही नहीं होता है। क्योंकि फ़ारेनहाइट का जो कंडीशन स्टार्ट होता है, तो एफ जो स्टार्ट होता है आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, 80 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली 212 पे ये ओवर होता है। क्लियर है? ये आप लोग ध्यान में रखे होंगे, 80 से 212 का कंसेप्ट होता है। तो केवल थर्ड इसका गलत है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को मेंशन, देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स सेल्सियस होता है, एक होता है केल्विन होता है, एक होता है फ़ारेनहाइट होता है, एक होता है र्यूमर। तीनों के बारे में मेंशन। सेल्सियस का जो वैल्यू होता है 0 से लेकर 100 के बीच में होता है, 0 से लेकर 100 के बीच में होता है। वही केल्विन जो होता है वह, सॉरी, केल्विन जो होता है वह 273 से लेकर 373 के बीच में होता है, 273 से 373 के बीच में होता है। बात करते हैं फ़ारेनहाइट का, तो फ़ारेनहाइट का फ्रेंड्स 32 से होते हैं 212 के बीच में होते हैं। क्लियर है? और र्यूमर का जो होता है वह 0 से लेकर 80 के बीच में होते हैं। तो इसी से आप लोग मेंशन करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान में शास्त्रीय गुणात्मक विश्लेषण विधियों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रकार का विभाजन सम्मिलित होता है? यानी इन एनालिटिकल केमिस्ट्री क्लासिकल क्वालिटेटिव एनालिसिस मेथड इंक्लूड सेपरेशन सच एज। तो इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन क्या लिख रहा है? 1 2 4 इसका देख रहा, मैं देख के बता रहा हूँ इसका। तो इसमें वर्णक होते हैं, निष्कर्ष होता है और आसवन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे उच्च दबाव और मुल्क मूलक या टेट्राफ्लोरोइथेन उत्प्रेरक के साथ गर्म करके निश्चित किया था? ओ सिंपल क्वेश्चन, देखिए यानी किसका मोनोमर यूनिट फ्रेंड्स पूरा टेट्राफ्लोरोइथेन है। तो देखिए CF2 आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, मैं पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। CF2 जो मोनोमर यूनिट होता है वह किसका होता है? टेफ्लॉन का होता है। किसका होता है फ्रेंड्स? टेफ्लॉन का होता है। तो इसका याद रखिएगा मीन्स, हाँ। तो टेट्राफ्लो यानी कि CF2 यानी टेट्राफ्लोरोक्लोरोइथेन जो होता है
तो ये जो होता है आपका किसका होता है, टेफ्लॉन का होता है। किसका होता है, टेफ्लॉन का होता है। क्लियर है। और नायलॉन 6 का, तो नायलॉन 6 आप लोग पढ़े होंगे, कैप्रोलैक्टम का होता है। किसका होता है फ्रेंड्स, कैप्रोलैक्टम का होता है इसका मोनोमर यूनिट्स। ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। Generally, the length of the bond between two atoms is approximately the sum of the covalent radii of two atoms. Bond length is reported in which among of the following? यानी सामान्यतः दो परमाणुओं के मध्य आबंध की लंबाई लगभग दो परमाणुओं की सहसंयोजी त्रिज्याओं का योग होती है। आबंध की लंबाई किसमें व्यक्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो भी आबंध होता है यानी बॉन्ड ऑर्डर की जो लेंथ होता है हमेशा वो पिकोमीटर में मेजर किया जाता है। और एक पिकोमीटर का वैल्यू जो होता है 10⁻⁻12 मीटर होता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। और वैसे मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, हाइड्रोजन का जो लेंथ होता है वह 37 पिकोमीटर होता है। 37 पिकोमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है देखते हैं। अम्ल और क्षार की उस अभिक्रिया को क्या कहा था जिसमें लवण और जल बनता है? तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि देखिए एक अम्ल देता है यानी HCl मैं लिख दिया हूँ, और एक क्षारक लिखते हैं यानी NaOH। ये दोनों का अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग का जो प्राप्त होगा NaCl प्लस उसके साथ साथ H2O प्राप्त होगा। इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया आपका याद करवा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक आयंस। याद रखिएगा, एक एक परमाणविक आयन की ऑक्सीकरण संख्या जो होता है हमेशा फ्रेंड्स याद रखिएगा आयन पर आवेश के बराबर होता है, यानी इक्वल टू द चार्ज ऑफ द आयन आयन, यानी जितना उस पर आयन दिया रहेगा उसी के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने कुछ तत्वों के बीच समानताओं का अवलोकन करते हुए तत्वों का आवर्त पद्धति के विकास का अनुमान लगाया था? तो देखिए तत्वों का, देखिए क्या बोला, निम्नलिखित में किसने कुछ तत्वों के बीच, यहाँ पे लिख रहा है कुछ तत्वों के बीच समानताओं का अवलोकन करते हुए तत्वों का आवर्त अवधि का विकास किया था, आवर्त पद्धति का? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें जॉन डॉबराइनर ने किया था, जॉन डॉबराइनर ने। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताता देना चाहता हूँ, डॉबराइनर ने सबसे पहले स्टार्ट किया था तत्वों को सजाने के लिए, जिनका जो नियम था वह त्रिक नियम था। क्या था फ्रेंड्स, त्रिक नियम था। क्लियर है। इसके बाद आए थे न्यूलैंड्स, तो न्यूलैंड्स जो नियम दिए थे वह अष्टक नियम दिए थे। कौन सा नियम दिए थे, अष्टक नियम दिए थे। उसके बाद आए थे देखिए मेयर 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 बारे में तो कुछ पैसा नहीं था, ये लास्ट टाइम ही आए थे, तो ये आप लोग याद रखिएगा कौन थे, डॉबराइनर। और वर्तमान समय जो पीरियोडिक टेबल चल रहा है वह मोस्ले का चल रहा, मोस्ले और बोर ने मिलकर बनाया था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। निम्नलिखित में से किस रसायनज्ञ ने एक परमाणु में संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों को निरूपित करने के लिए सरल संकेतन प्रतीक प्रस्तुत किए थे? तो जो प्रतीक जो हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं, जो दिया था उसे बोलते हैं J.N. लुईस ने। ये क्वेश्चन को समझिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किस रसायनज्ञ ने एक परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को निरूपित करने के लिए सरल संकेतन प्रस्तुत किए थे? तो ये J.N. लुईस होगा, J.N. लुईस ने, J.N. लुईस ने। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले जो तत्वों का जो बारे में जो संकेत था, यानी देखिए ये पहले के अकॉर्डिंग देखा तो ये ऑक्सीजन था, और ये अगर देखा अगर इसमें कुछ भर दे रहा तो ये हाइड्रोजन था, इस टाइप से था। तो ये जो दिया था डाल्टन ने दिया था। लेकिन हम लोग जैसे कि फ्रेंड्स अगर मान लो कि लिखते हैं सोडियम, तो सोडियम का Na लिखते हैं, तो इसका पहला अक्षर जो होता है कैपिटल होता है, सेकंड स्मॉल होता है। ये जो लिखने का जो तरीका सिखाया गया था वो बर्जिलियस नामक साइंटिस्ट ने हम लोग को सिखाया था, बर्जिलियस, और ये बर्जिलियस के हम लोग फॉलो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रीफिक्स एंड सिंबल यूज्ड इन SI सिस्टम फॉर मल्टीपल 10⁻⁻15 आर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो देखिए 15 के लिए किसका यूज करता है, देखिए आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड, डेसी, सेंटी, मिली, मैक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। तो देखिए अभी मैं डिस्कस किया था पिको, पीके होता है 10⁻⁻12 का होता है। क्लियर है। तो पिको के बाद होता है फेम्टो, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया, फेम्टो के लिए हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं 10⁻⁻12, 10⁻15 मीटर हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा, आणविक आणविक नाइट्रोजन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो आणविक नाइट्रोजन देखा जाए तो देखिए N2 को आप लोग को तोड़ना है, तो N2 को अगर आप लोग तोड़िएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए 1s2 2s2 और फिर 2p में क्या जाएगा, 2 2 4 और 3 7 आएगा। ठीक है। अब p क्या पूरा भरा हुआ नहीं है, तो सिंपल वे में इसी प्रकार पता चला क्या है, डायमैग्नेटिक है। क्या ये डायमैग्नेटिक है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, जो कि डायमैग्नेटिक है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब आ चुके हैं हम लोग, शायद ये साइंस मैथ्स बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये, शायद ये, हाँ बायोलॉजी क्वेश्चन। देखिए एक
कार्बोहाइड्रेट जिसे आगे हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन की सरल इकाई देने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं मोनोसैकराइड। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मोनोसैकराइड। यानी कि जिसे हम लोग हाइड्रोलाइज नहीं करते, जो सिंपल वे में होता है, उसे बोलते हैं मोनोसैकराइड। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज ये आपका मोनोसैकराइड्स होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और जिसे दो, देखिए मैं आप लोग को डिस्कस कर देता हूँ। ये मोनोसैकराइड होता है जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। बात करते हैं ओलिगोसैकराइड, जिसमें 2 से लेकर 9 तक भाग में टूट सकता है। अब पॉली होता है जो 10 से अधिक होते हैं। ठीक है, तो पॉलीसैकराइड के एग्जांपल आप लोग को पता होगा, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया। ठीक है, और ओलिगोसैकराइड का हो गया गैलेक्टोज हो गया लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सब इसके एग्जांपल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मूथ मसल्स आर, यानी चिकनी मांसपेशियां होते हैं। तो चिकनी मांसपेशियां जो होते हैं वह क्या होता है? इनवॉलेंट्री होता है, यानी अनैच्छिक होते हैं। ये क्या होते हैं? अनैच्छिक होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ बेस ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि डी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए के बारे में बोल रहा था। तो मैं आप लोग को मेंशन इससे पहले वीडियो में भी किया था, फिर से मैं कर रहा हूँ। देखिए ये जो स्ट्रक्चर मैं बनाया हूँ, देखिएगा ये आरएनए का था। क्लियर है? अब इसमें देखिए डबल हेलिक्स कर देता हूँ। अगर इस टाइप से मैं मिस्टेक नहीं करो। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग इस टाइप से अगर इसका स्ट्रक्चर कराते हैं, तो इसमें जो डबल हेलिक्स हो रहा है, देखिए इसमें डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड जाता है, ये डबल बॉन्ड जाता है, ये सब ट्रिपल बॉन्ड जाता है, ये डबल जा रहा है, ये ट्रिपल जा रहा है। तो देखिए इसमें ए आर टी डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और सी आर टी, तो सी जी ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यानी ए से होता है एडेमिन होता है, और सी ट्रिपल बॉन्ड जी ये होता है थायमिन। देखिए ये मैं लिख देता हूँ ये। हाँ, तो देखिए A4 होता है एडेमिन, T4 होता है थायमिन, C4 होता है साइटोसिन, G4 होता है ग्वानिन। ये जो फ्रेंड्स होते हैं डीएनए के बेस होते हैं। क्लियर है? तो बोला इसमें निम्नलिखित में से कौन डीएनए का बेस है? तो एडेमिन, साइटोसिन, ग्वानिन और ये तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो ये सभी हो गया। फिर से याद कर लीजिए, देखिए A और T डबल बॉन्ड्स होते हैं, और C जी ये ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। क्लियर है? ये होते हैं। और आरएनए में T के यहाँ पे U आता है, यानी AU होता है, जिसे बोलते हैं यूरासिल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीमर जीवित जीवों में निम्नलिखित में से किस सामग्री में बनते हैं? तो पॉलीमर जो होते हैं, याद रखिएगा, अभी मैं आप लोगों को डिस्कस किया था, पॉलीमर जो होते हैं वह जीवित जीवों में किस में होते हैं? वो एमिनो एसिड में भी होते हैं, ग्लूकोज में भी होते हैं, न्यूक्लिक एसिड में भी होते हैं। यानी इसका राइट आंसर देगा तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। देखिए प्रोटीन का जो सबसे छोटी इकाई होता है वह एमिनो एसिड होता है, इसका सूत्र होता है NH2COOH होता है। बात करते हैं सेलुलोज, तो सेलुलोज क्या होता है फ्रेंड्स? कार्बोहाइड्रेट का सबसे कठोर पार्ट्स होता है। क्लियर है? और न्यूक्लिक एसिड के बारे में आप लोग ऑलरेडी मैं मेंशन कर दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क और परिधीय तंत्रिका तंत्र को जोड़ने वाली जानकारी का मुख्य भाग है। तो मस्तिष्क और परिधीय तंत्रिका तंत्र को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग है, तो उससे लोग बोलते हैं फ्रेंड्स मेरु रज्जु। क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु बोलते हैं, मेरु रज्जु बोलते हैं। क्लियर है? इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ब्लाइंड निम्नलिखित में से किस पौधे की बीमारी है? तो लेट ब्लाइंड जो होता है वह आप लोग का आलू, पपीता, गेहूं, ये तीनों पौधे की बीमारी होती है। ये तीनों पौधे की बीमारी होती है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसाइड द ह्यूमन किडनी देयर आर टू जोन्स, एन आउटर एंड इनर, यानी कि मानव गुद्दे के अंदर दो क्षेत्र होते हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक। तो देखिए आप लोग को मैं डिस्कस कर देता हूँ। जो आंतरिक क्षेत्र होते हैं उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कॉर्टेक्स बोलते हैं। और जो बाहरी क्षेत्र उसे बोलते हैं मेडुला, मेडुला। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो गया? सॉरी, बाहरी जो होता है, ध्यान से मैं बताता हूँ, जो बाहरी क्षेत्र होते हैं, देखिए मैं लिख देता हूँ। जो बाहरी क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कॉर्टेक्स बोलते हैं। और जो आंतरिक होते हैं, अंदर वाले होते हैं, उसे बोलते हैं मेडुला। याद रखिएगा, यानी कि आपके किडनी में जो बाहर जो पार्ट्स होते हैं उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो अंदर में होते हैं उसे बोलते हैं मेडुला। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बाहरी में क्या हो गया? कॉर्टेक्स हो गया, और आंतरिक में क्या हो गया? मेडुला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिख रहा है। क्रोमेटोफोर वे अंग है जो निम्नलिखित में से किसकी त्वचा में मौजूद होते हैं? तो देखिए क्रोमेटा, देखिए यहाँ पे ध्यान से लिखिएगा क्या लिख रहा है ये, क्रोमोटोफर। तो क्रोमोटोफर जो होता है ये आप लोग को ऑक्टोपस में होता है। किस में फ्रेंड्स होता है? ऑक्टोपस होता है, इसकी त्वचा में पाया जाता है। और इसका जो ब्लड का जो रंग होता है वह कैसा होता है? नीला होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? नीला। क्यों होता है? क्योंकि इसमें ना तांबा पाया जाता है। जैसे हम लोग के ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, लेकिन ऑक्टोपस के ब्लड में क्या पाया जाता है? कॉपर पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका खून का रंग क्या होता है? नीला होता है। याद रखिएगा। ठीक है, यह अच्छा क्वेश्चन था ये आप लोग का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, यानी जड़ शीर्ष पर एक थिम्बल जैसी संरचना से ढकी होती है, जिसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसे बोलते हैं मूल गोप। क्या बोलते हैं उसे? मूल गोप। देखिए मूल गोप कहते हैं।
एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखते हैं क्या लिख रहा है। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्टैंडर्ड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए टर्म इज, यानी डीएनए के एक स्ट्रैंड से अनुवांशिक जानकारी को आरएनए में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। देखिए इससे पहले आप लोग को शायद याद होगा, आप लोग कोरोना वायरस के समय आप लोग के एक टेस्ट हुआ था, उसको बोलते हैं RT-PCR। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता था, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए यानी कि देखिए आप लोग को मैं मेंशन कर देता हूँ। देखिए अगर डीएनए से डीएनए जाता, देखिए अगर डीएनए से डीएनए का किसी को जन्म होता है, जैसे हम लोग किसी को जन्म देते हैं तो डीएनए से डीएनए में देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम लोग उसे बोलते हैं लिंगानुपात यानी ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वही फ्रेंड्स अगर आरएनए से डीएनए में जाता है, ध्यान रखिएगा, आरएनए से अगर डीएनए में जाएगा ना तो उसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और लास्ट टाइम अगर वही डीएनए से अगर आरएनए में चल गया, जो क्वेश्चन में मेंशन किया है, डीएनए से अगर आरएनए में चल गया ना तो उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, राइट आंसर ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्लियर है? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। RT-PCR का टेस्ट हुआ था, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित शरीर क्रियाओं में किसे मेडुला ऑब्लागेंटा द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मेडुला ऑब्लागेंटा जो हमारे फ्रेंड्स देखिए ये हमारे यानी कि मस्तिष्क को तीन भाग में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क का ये पार्ट्स होता है जो कि फ्रेंड्स श्वसन का हो गया, फिर गैस्ट्रिक श्वास का हो गया और हृदय गति, ये तीनों को ये नियंत्रित करते हैं। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये तीनों हो गया, यानी ये सभी हो गया। क्लियर है? ये अच्छा क्वेश्चन था, ये सभी क्वेश्चन बढ़िया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ? निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोजोआ का प्रमुख समूह नहीं है? तो अस्माइल, अस्माइल जो होता है वह प्रोटोजोआ का समूह नहीं होता, अस्माइल। बाकी देखिए देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है अमीबा बॉयड हो गया, चाहे फ्लोरोजोट हो गया, ये सब प्रोटोजोआ के समूह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑक्टोपस हैज मेनी हर्ट्स, यानी याद रखिएगा एक ऑक्टोपस के पास कुल कितने हर्ट्स होते हैं, अभी मैं मेंशन किया था। देखिए ऑक्टोपस अगर लिखते हैं तो ध्यान से देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं इसके बारे में आप लोग को शायद पिछला वीडियो में बताया था। देखिए ऑक्टोपस में बोलेगा हर्ट की संख्या, तो देखिए ऑक्टोपस लिखते हैं तो शुरू में आ लिख रहे हैं, तो आ अगर देखते हैं तो किसके जैसा लग रहा है, देखिए 3 के जैसा ना, तो इसमें होता है 3, तो ऑप्शन कहीं 3 है, तो बिल्कुल सही 3 हो गया। और इसका जो कलर जो था खून का हुआ ब्लू होता है, क्यों होता है मैं बता दिया था, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग, तो डीएनए जो रेप्लिकेशन जो अकर्स होता है वह एस फेज के समय होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? ये एस फेज के समय होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच द फॉलोइंग आर, क्या लिख रहा है, चोंड्रोसाइट्स फॉन्ड, यानी चोंड्रोसाइट्स निम्नलिखित में से किस में पाए जाते हैं? तो चोंड्रोसाइट्स जो पाया जाता है वह आप लोग के कार्टिलेज में पाया जाता है, कार्टिलेज में पाया जाता है। कार्टिलेज फ्रेंड्स एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो हमारे शरीर में जो सबसे जो मुड़ जाते हैं, जैसे कान को अगर आप लोग कान के पिछले पार्ट्स को अगर टच कीजिएगा या फिर नाक के फर्स्ट पार्ट्स को टच कीजिएगा ना तो मुड़ जाता है, तो वो होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसी को बोलते हैं कार्टिलेज। क्लियर है? और ये जो होता है फ्रेंड्स इसी को बोलते हैं क्रोंडोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चोंड्रोसाइट्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन इसमें और लिख रहा है, देखिए ब्लड, फ्रेंड्स मैं आप लोगों को भी डिस्कस कर, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखिए ब्लड हो गया चाहे त्वचा या उपास्थि, ये तीनों जो है ना एक संयोजी उत्तक है। क्या ये संयोजी उत्तक है? लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा ब्लड जो है ना वह एक तरल संयोजी है। ब्लड कैसा? ये तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है। और हमारे ब्लड, हमारे शरीर में जो ब्लड का निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा में होता है, जो कि खून शरीर हड्डी के बीच वाले भाग में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG वैक्सीनेशन इज गिवन टू प्रिवेंट अगेंस्ट, यानी BCG का टीका किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड्स, BCG का टीका जो दिया जाता है वह टीबी रोग के लिए दिया जाता है, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए जाता है। टीबी का रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए BCG का टीका दिया जाता है। क्लियर है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। और देखिए बात करें एड्स का, तो एड्स का फुल फॉर्म आप लोग लिख सकते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियेंसी सिंड्रोम। देखिए एक्वायर्ड होता है इम्यूनो डिफिशियेंसी सिंड्रोम, और फ्रेंड्स सिंड्रोम का क्या होता है? द ग्रुप ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एज सिंड्रोम, तो उसको ये बोलेंगे। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और एड्स दिवस का मनाते हैं 1 दिसंबर को मनाते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और टीबी दिवस 24 मार्च को मनाते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ड फ्रॉम मिल्क इज फॉर्म ड्यू टू, दही से दूध से दही बनने का कारण क्या है? तो दूध से जो दही बनता है उसके पीछे एक जीवाणु होता है जो उसको बोलते हैं लैक्टोबेसिलस, तो इसको होता है लैक्टोबोसिसिस नामक जीवाणु की वजह से होता है। क्लियर है? तो लैक्टोबोसिसिस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या लिख रहा है, इनमें से एक आकार का सबसे छोटा, इनमें से एक आकार का सबसे छोटा यानी सबसे छोटा कौन है? यानी वन ऑफ दिस इज द स्मॉलेस्ट
वन ऑफ दिच इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, यानी सबसे छोटा क्या होता है? तो देखिए हमारे कोशिका का जो सबसे छोटा जो पार्ट्स होता है उसे बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? राइबोसोम। यहाँ पे ये इसे बोलते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्लियर है? अब याद रखिए ये जो होते हैं, देखिएगा फ्रेंड्स इसके बारे में, ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं सर्वांगीण भी बोलते हैं, यानी कि सर्ववांगीण भी बोलते हैं। क्लियर है? और इसमें देखिए ये 80, देखिए एक में ये डिस्कस जो कर, याद रखिएगा राइबोसोम जो होता है वह कोशिका का सबसे छोटा पार्ट्स होता है। ये एक कोशिकीय और बहु, यानी कि देखिए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ये दोनों होते हैं। क्लियर है? यानी दोनों में पाए जाते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। बात करें लाइसोसोम को, तो देखिए लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं ये ऊर्जा का गृहघर। ठीक है, और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, यानी कोशिका का सबसे जो बड़ा पार्ट्स होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। क्लियर है? और राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें डिस्कस, ये हमारा क्वेश्चन था। फ्रेंड्स आप लोग को हमारा डिस्कशन कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आप लोग का वेट कर रहा हूँ कमेंट का। इसके बाद मैं आप लोग फ्रेंड्स जो भी किस क्वेश्चन जितना पूछा गया मैं सबको मेंशन कर दूंगा विथ ऑपरेशन का, आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्ट्रीट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।